हेलो। हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, या इसको हम इक्विवेलेंसी पॉइंट भी बोल देते हैं, या फिर जो है इसको ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन लेवल ऑफ इबिट फॉर डिफरेंट अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स भी जो है वो इसको कह दिया था। तो ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस जो है, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस रेफर्स टू द इबिट लेवल एट विच ईपीएस रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ डेट इक्विटी मिक्स। कि जो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है उसमें क्या है कि इबिट लेवल पर, कि वो एक ऐसा इबिट लेवल है जिस इबिट लेवल पर आपका जो है वो ईपीएस सेम रहेगा, ईपीएस रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ डेट इक्विटी मिक्स। कि आप डेट इक्विटी का, यानी कि डेप्ट और इक्विटी, जब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है तो उस कैपिटल स्ट्रक्चर में आप डेट इक्विटी के डिफरेंट मिक्सेस यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट मिक्सेस जो आपके पास ऑप्शंस हैं, जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, उन अल्टरनेटिव्स पर आपका अर्निंग पर सेम आएगा। वो एक उसको सेम निकालने के लिए हमारा एक ऐसा इबिट लेवल है, और उस इबिट लेवल को हम पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कह रहे हैं। यानी कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का मतलब कि वो हमने उस पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस से एक इबिट लेवल कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ इबिट कैलकुलेट करनी है, जिस इबिट पर जो है हम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के लिए अगर यूज़ करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो हर एक अल्टरनेटिव के लिए जो है वो आपका ईपीएस जो है वो सेम आएगा। So at this level of EBIT, the rate of return on capital employed is equal to the cost of debt, and this is known as break-even level of alternative financial plans। कि इसमें क्या है कि जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, की जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय की है और उस पर जो है जो रिटर्न आ रही है वो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट के बराबर हो जाती है, और इसलिए जो है इसको क्या कहा जाता है कि ये जो है हमारी ब्रेक इवन लेवल आ जाता है दोनों अल्टरनेटिव प्लान्स का। कि आपके पास अगर डिफरेंट अल्टरनेटिव प्लान्स हैं, तो इन केस कि आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको जो है वो डिफरेंट जो आपके दो अल्टरनेटिव प्लान्स हैं, उन अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान का ब्रेक इवन लेवल निकालो, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। अगर आपको कहा गया कि आप इक्विवेलेंसी पॉइंट निकालो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंसी पॉइंट, तो आपका जो है वो भी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है। तो जिस पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस में क्या है कि आपका वो इबिट लेवल, जिस इबिट लेवल पर अल्टरनेटिव प्लान्स में अर्निंग पर शेयर जो है वो सेम रहता है। तो इसको हम जो है वो देख लेते हैं। इसके लिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, और फिर विद प्रूफ आपको दिखाएंगे कि दो अल्टरनेटिव्स में किस तरह से अलग अलग जो आपका अलग अलग प्लान्स होने के बावजूद भी जो है आपका उस इबिट लेवल पर दोनों भी प्लान्स में जो है वो अर्निंग पर शेयर जो है वो सेम आता है। तो इसके लिए हमारे को एक इक्वेशन बनानी पड़ती है, या ये एक फॉर्मूला कह लो आप इसका। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो अलजेब्रिक फॉर्मूला है, मेथड है, तो वो ये है, जिसमें एक्स का मतलब है इक्विवेलेंसी पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस या ब्रेक इवन इबिट लेवल। उसमें से माइनस करना है इंटरेस्ट फर्स्ट अल्टरनेटिव का, क्योंकि आप क्या है कि डिफरेंट अल्टरनेटिव मिक्स की बात कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव 1 और 2, हम अभी यहाँ पे 2 की बात कर रहे हैं। आप 2, 3, 4 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो उतनी इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी जब आपने दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, और उसको सॉल्व करना, तो इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो हम यहाँ है कि सिर्फ अभी 2 अल्टरनेटिव्स के लिए बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 अल्टरनेटिव्स की, जिसमें जो अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2 डेट इक्विटी के अलग अलग मिक्सचर्स हमारे पास हैं। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव में इंटरेस्ट की अमाउंट, इबिट माइनस इंटरेस्ट, वो आपका पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस आप इसको कह सकते हैं, वो इबिट लेवल कह सकते हैं। इक्विवेलेंसी पॉइंट है आपका, वो एक्स है। एक्स माइनस इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट अल्टरनेटिव इंटू 1 माइनस टी टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इन फर्स्ट अल्टरनेटिव माइनस सिंकिंग फंड ऑब्लिगेशंस। की इन केस कि आपके पास कोई सिंकिंग फंड ऑब्लिगेशंस भी हैं, तो वो आपको प्रॉफिट्स की अप्रोप्रिएशन करनी पड़ती है, जिससे अल्टीमेटली जो है वो शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स कम हो जाती हैं। तो अगर आप उसको कंसीडर करना चाहते हैं, कि उसको भी कंसीडर करने के बाद आप ईपीएस को जो है वो कंपेयर करना चाहते हैं, तो वो सिंकिंग फंड ऑब्लिगेशंस को भी जो है हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं अपने फॉर्मूला में। तो सिंकिंग फंड ऑब्लिगेशंस माइनस करेंगे, देन डिवाइडेड बाय S1। S1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें रहती है, कि हम इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं और अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की फॉर्म में भी ले सकते हैं, और ये हमने लेना है अल्टरनेटिव 1 के लिए। तो अगर इसके जो है वो हमने नीचे 1 लिखा है, दैट मीन्स कि फर्स्ट अल्टरनेटिव के लिए हम कर रहे हैं, और सेकंड दैट इज इक्वल टू सेकंड अल्टरनेटिव के लिए भी सेम वे में इक्वेशन बन जाएगी। एक्स माइनस I2, यानी कि सेकंड अल्टरनेटिव का इंटरेस्ट, इंटू 1 माइनस टी माइनस PD2, सेकंड अल्टरनेटिव का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस सिंकिंग फंड ऑब्लिगेशन इन केस की आपकी कोई है, और डिवाइडेड बाय S2, और S2 मीन्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इन सेकंड अल्टरनेटिव। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x की वैल्यू है दैट इज़ योर
इक्विवेलेंसी पॉइंट कह लो, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कह लो, या उसको ब्रेक इवन लेवल और ब्रेक इवन इबिट लेवल भी आप उसको कह सकते हैं फॉर डिफरेंट अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स। की वो जो ब्रेक इवन पॉइंट है या ब्रेक इवन इबिट लेवल है, दैट इज फॉर डिफरेंट अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स के लिए। तो ये आपको मैंने बता ही दिया फॉर्मूले में, आप चाहें तो यहाँ से इनकी देख सकते हैं। I1 का मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव का, फर्स्ट फाइनेंशियल प्लान का इंटरेस्ट, सेकंड I2 का मतलब है सेकंड अल्टरनेटिव का इंटरेस्ट, T का मतलब टैक्स रेट, दोनों अल्टरनेटिव्स में सेम रहेगा। फर्स्ट अल्टरनेटिव में प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आपका है कोई, सेकंड अल्टरनेटिव में प्रेफरेंस डिविडेंड PD2 आ गया। S1 का मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव में इक्विटी शेयर्स की अमाउंट आ गई, सेकंड अल्टरनेटिव में इक्विटी शेयर्स की अमाउंट या इक्विटी शेयर्स। पर ये ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिए तो आप यहाँ पर भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेंगे। अगर यहाँ पर आपने कैपिटल लिए अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर भी इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट ही लेंगे। तो अगर दोनों सेम लेनी है आपने, ऐसा नहीं करना कि सर ने कहा था जी कि यहाँ पे आप जो है वो इक्विटी शेयर्स भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी ले सकते हैं और इक्विटी कैपिटल भी ले सकते हैं। तो एक जगह आप शेयर्स ले लें, एक जगह कैपिटल ले लें, तब गलत हो जाएगा आपका। तो या तो दोनों जगह ही आपने जो है वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेने हैं, या दोनों जगह ही आपने अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल लेनी है। और SF का मतलब जो है वो सिंकिंग फंड ऑब्लिगेशंस अगर हैं। देन इसके लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग सा हो रहा होगा शायद से कि क्या इबिट लेवल और कैसे जो है वो EPS बराबर आएगा। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, विद प्रूफ उसको कर लेते हैं। तो आई थिंक कि उसके बाद आपको जो है वो एक्सप्लेन करना भी आसान हो जाएगा। A new project under consideration requires a capital outlay of rupees 6 lakh for which the funds can either be raised by the issue of equity shares of rupees 100 each। कि कंपनी को जो है वो 6 लाख रुपए की ज़रूरत है अपने किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, तो वो जो है 6 लाख रुपए इक्विटी शेयर से भी इशू कर सकती है, 100 रुपीज़ के इक्विटी शेयर से। और दूसरा उसके पास ऑप्शन है और बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ वैल्यू ऑफ 4 लाख एंड बाय द इशू ऑफ 15% लोन ऑफ रुपीज़ 2 लाख। दो ऑप्शन हैं कंपनी के पास कि कंपनी जो है वो 6 लाख रुपए कंपनी को चाहिए। 6 लाख चाहे वो पूरे के पूरे 100 रुपीज़ के इक्विटी शेयर से ले ले, और दूसरा जो प्लान है कि 4 लाख के इक्विटी शेयर्स और बाकी 2 लाख रुपए जो है वो 15% लोन से वो ले सकती है। आपको पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकालना है या इंडिफरेंस लेवल ऑफ इबिट निकालना है एट गिवन रेट ऑफ टैक्स जो है वो 50% की 50% का जो है वो टैक्स रेट कंपनी को पे करना है। उस टैक्स रेट के हिसाब से जो है वो आपने कैलकुलेट करना है कि कंपनी का जो है वो लेवल ऑफ इंडिफरेंस या पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस ऑफ इबिट कि जिस पर जो है वो दोनों अल्टरनेटिव्स के लिए, चाहे वो सारे के सारे इक्विटी शेयर से निकाल ले या दूसरा अल्टरनेटिव कि इक्विटी प्लस लोन से करे, तो दोनों ही अल्टरनेटिव्स में जो है उनका EPS सेम रहे। तो वो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है। तो निकाल लेते हैं। पहले फॉर्मूला हमारे पास है कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकालने के लिए हमें अभी जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, x माइनस I1 इंटू 1 माइनस T माइनस PD1 माइनस सिंकिंग फंड ऑब्लिगेशंस डिवाइडेड बाय S1 और इक्वल टू x माइनस I2 इंटू 1 माइनस T माइनस PD2 माइनस सिंकिंग फंड ऑब्लिगेशंस डिवाइडेड बाय S2। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास x तो हमें कैलकुलेट करके बाद में फाइनली x का आंसर निकलेगा और x ही आंसर निकलेगा, और x ही जो है वो हमारा इंडिफरेंस लेवल ऑफ इबिट है या पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है। तो x की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं। फर्स्ट अल्टरनेटिव में इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना है, क्योंकि फर्स्ट अल्टरनेटिव में क्या है कि हम जो है वो 100 रुपीज़ के इक्विटी शेयर्स ही इशू कर रहे हैं, कि सारा का सारा इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट की अमाउंट नील होगी, तो फर्स्ट अल्टरनेटिव में इंटरेस्ट की अमाउंट नील होगी इंटू 1 माइनस T। टैक्स रेट 50% है, 50% को आपने जो है वो डेसिमल पॉइंट्स में लेना है। 50 डिवाइडेड बाय 100 दैट मीन्स 0.50 आ गया। प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों में से किसी भी अल्टरनेटिव में प्रेफरेंस डिविडेंड्स इशू नहीं किए गए हैं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट नील आ गई। सिंकिंग फंड ऑब्लिगेशंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सिंकिंग फंड ऑब्लिगेशंस नील आ गई। S1 के बारे में मैंने जैसे आपको बताया था कि S1 में आप क्या है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी ले सकते हैं और अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो लिया है वो लिया है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 6 लाख रुपीज़ के आपने शेयर्स इशू किए हैं, और अगर एक शेयर जो है वो 100 रुपये का है, दैट मीन्स कि आपने जो है वो कितने शेयर्स इशू किए हैं, आपने इशू किए हैं 6000 शेयर्स। तो 6000 आपने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी ले सकते हैं, अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल भी ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिए हैं तो हम S2 में भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ही लेंगे। तो ये हमारा जो है वो एक साइड कंप्लीट होगी। सेकेंड साइड में x की वैल्यू नहीं है, वो हमें फाइनली बाद में कैलकुलेट करके निकल के आएगा आंसर हमारे पास। माइनस इंटरेस्ट ऑन इन सेकंड अल्टरनेटिव में इंटरेस्ट देख लेते हैं। इंटरेस्ट जो है वो
2 लाख रुपीज़ का आपका लोन है, उसके ऊपर 15% जो है वो आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो 2 लाख का 15% दैट मीन्स 30,000। तो इंटरेस्ट की अमाउंट होगी 30,000 इंटू 1 माइनस टी, टैक्स रेट 0.50, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है यहाँ पर भी, सिंकिंग फंड ऑब्लिगेशंस नहीं है। एंड S2 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि हमने फर्स्ट अल्टरनेटिव में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिए थे, तो सेकंड अल्टरनेटिव में क्या किया कि हमने जो है वो 4 लाख रुपीज़ के इक्विटी शेयर्स थे और 2 लाख का लोन लिया। तो 4 लाख 100 रुपीज़ का ही शेयर है, तो 4 लाख रुपीज़ के 100 रुपीज़ के शेयर के हिसाब से यानी कि 4000 शेयर्स जो है वो आपने इशू किए हैं। तो सेकंड अल्टरनेटिव में 4000 आ गया। तो आप चाहें तो यहाँ पे 6 लाख ले सकते हैं, यहाँ पे 4 लाख ले सकते हैं, दोनों जगह सेम रहेगा। मतलब सेम रहेगा, मतलब कि यहाँ पे भी कैपिटल, यहाँ पर भी कैपिटल अमाउंट, यहाँ या फिर नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स से कैलकुलेशन की है। तो इन केस कि अगर आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल है तो आपके पास ऑप्शन है, और अगर दोनों में से एक ही चीज़ अवेलेबल है तो आप जो है वो जो भी दिया होगा, कैपिटल अमाउंट दी होगी तो कैपिटल अमाउंट, और नंबर ऑफ शेयर्स दिए होंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे। बट इक्विटी शेयर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। देन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 0 वही आ जाएगा सेम x, और 1 माइनस 0.5 ये आपके पास आ गया 0.5, और इसमें से 0 0 माइनस करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय 6000। यहाँ पर x माइनस 30,000, 1 माइनस 0.50 कितना हो गया 0.50, और इसको माइनस जीरो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ख़त्म हो गया। और ये 4000 आपने जो है उसको डिवाइड करने के लिए लिख दें। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। ये होगा 0.5x, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय 6000 इज इक्वल टू, अब 0.50 से हमने x को मल्टीप्लाई किया क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ पे, तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए 0.50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5x, और 0.50 को 30,000 से मल्टीप्लाई किया तो 15,000, और ये प्लस माइनस 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 15,000। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं क्योंकि आप स्कूल टाइम में इसको कर चुके हैं। देन डिवाइडेड बाय 4000, इसको हमने जो है वो 4000 से डिवाइड कर दिया। अब इसको नेक्स्ट फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो हमने अभी निकाल के रखा था यहाँ पे, इसी को हमने आगे कंटिन्यू किया है, तो इतना तो हमारे पास निकल के आ गया था। अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसकी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4000 इंटू 0.5x और 6000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5x माइनस 15,000। ये ध्यान रखना है कि जब प्लस माइनस का साइन होगा तो आपने ब्रैकेट लगा लेनी है, अदरवाइज कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, फिर फाइनल आंसर भी आपका गलत हो सकता है। तो 4000 इंटू 0.5x मल्टीप्लाई किया, तो 0.5 को 4000 से वो आपके पास आ गया 2000x, 6000 को 0.5x से मल्टीप्लाई किया 3000x, 6000 को आपने जो है वो 15,000 से मल्टीप्लाई किया तो 9 करोड़ आ गया। और इसको फिर हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, x एक साइड विदाउट x एक साइड, तो 3000x माइनस 2000x इज इक्वल टू 9 करोड़, और इसमें से बचेगा आपके पास 1000x इज इक्वल टू 9 करोड़, और यहाँ पर x जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड लेके जाएंगे डिवीजन में हो जाएगा, तो x जो है वो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 90,000। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास 90,000 आ गई, और x क्या है, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT। तो दस द पॉइंट ऑफ लेवल ऑफ इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT इज 90,000 लैक्स नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, 90,000 ही है ये आपका 90,000 ही है। एट दिस लेवल ऑफ EBIT द अर्निंग पर शेयर अंडर बोथ द प्लान्स वुड बी सेम, कि ये जो आपका 90,000 का जो है वो क्योंकि हमने 90,000 का है, तो 90,000 के इस EBIT लेवल पर चाहे आप अल्टरनेटिव 1 यूज़ करें, सारा का सारा इक्विटी शेयर्स इशू करें, या फिर जो है वो आप इक्विटी प्लस डेट का मिक्सचर यूज़ करेंगे, तब दोनों ही केस में जो है वो अर्निंग पर शेयर जो है वो सेम होगा। वो देख लेते हैं हम, उसकी अब प्रूफ जो है अब उसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT 90,000 क्योंकि यहाँ पे हमने 90,000 रुपीज़ जो है वो निकाल दिया, तो 90,000 जो है वो दोनों ही केसेस में ले लिया हमने, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। इसमें से माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन डेट। फर्स्ट अल्टरनेटिव में हमारे पास जो है वो डेट की अमाउंट कुछ नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना था। सेकंड में जो है वो 2 लाख का 15%, यानी कि 30,000 जो है वो आपने इंटरेस्ट पे करना था सेकंड प्लान में, फर्स्ट प्लान में निल। तो इंटरेस्ट ऑन डेट माइनस करना है, देन आपके पास आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स आ गई, इसमें से 90,000 माइनस निल 90,000 आ गई, इसमें से 90,000 में 30,000 आपने माइनस किया, 60,000 आपके पास बच गया। देन यू हैव टू पे टैक्स, टैक्स रेट 50% है। इंटरेस्ट पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा बिफोर टैक्स उसमें से हम टैक्स पे करेंगे, और इसका 50% टैक्स पे किया, 90,000 का 50% 45,000, 60,000 का 50% 30,000। तो ये टैक्स हमने पे कर दिया। टैक्स पे करने के बाद आपके पास बच गया अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
क्योंकि आपने इंटरेस्ट भी पे कर दिया, टैक्स भी पे कर दिया, तो 90,000 माइनस 45,000, 45,000 60,000 माइनस 30,000 दैट इज इक्वल टू 30,000। अब ये आपके पास अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बच गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी भी प्लान में हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो हमें यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो अर्निंग्स बची हैं आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। इसको हम जो हमारे पास अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि इनकेस की प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो हम यहाँ से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते, बट नहीं है। तो अब क्या है कि यही जो अर्निंग्स है दैट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो दिस इज द अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम देख लेते हैं कि फर्स्ट प्लान और सेकंड प्लान में कितने हैं। तो यहाँ पर जो हमने निकाले थे, फर्स्ट प्लान में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 6,000 थे, सेकंड प्लान में जो है वो 4,000 थे। तो फर्स्ट प्लान के हमने लिख लिया यहाँ पे 6,000 और सेकंड प्लान के आपके 4,000। अब हम क्या है अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर के लिए क्या है कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये जो अर्निंग्स हैं दैट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 45,000 एंड सेकंड प्लान में 30,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने निकाल लिए। अब क्या करना है कि ये ए लिख लिया, इसको बी लिख लिया, तो अर्निंग पर शेयर ए डिवाइडेड बाय बी, दैट मीन्स की अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो 45,000 को अगर आप 6,000 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 7.5 एंड 30,000 को अगर आप 4,000 से डिवाइड करेंगे दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 7.5। तो अब आप देख रहे हैं कि ये अर्निंग पर शेयर जो है वो दोनों ही अल्टरनेटिव्स में सेम आया है, यहाँ पर भी 7.5, यहाँ पर भी 7.5। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है दैट इज लेवल ऑफ एबिट की, वो एक ऐसा एबिट लेवल है 90,000 एंड 90,000, यहाँ पर 90,000 आया तो दोनों प्लान्स के लिए कि वो एक ऐसा एबिट लेवल है जिस एबिट लेवल पर चाहे आपने प्लान 1 यूज़ किया है चाहे वो प्लान 2 यूज़ कर रहे हैं, बट आपका जो है वो दोनों ही केसेस में अर्निंग पर शेयर जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे शायद से अब आपको फाइनली समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वो एक ऐसा एबिट लेवल है जिस एबिट लेवल पर जो है आपका दोनों ही अल्टरनेटिव्स के लिए अर्निंग पर शेयर जो है वो सेम हो जाता है। इनकेस की हमारे पास 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हैं, 3 अल्टरनेटिव्स हैं, तो भी जो है हम इसी मेथड से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फॉर्मूला में बस एक और इक्वल टू लगा के जो है वो थर्ड अल्टरनेटिव के लिए, जहाँ पे I2 लिखा है 3 लिखा है, तो वहाँ पे 2 की जगह 3 लिख के वो थर्ड अल्टरनेटिव के लिए फिगर्स उसमें पुट कर दी जाएंगी और तीनों इक्वेशंस को सॉल्व किया जाएगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो है वो समझाने के लिए मैंने आपको जो है वो 2 अल्टरनेटिव्स के बेस पर लिया है कि दोनों अल्टरनेटिव्स के लिए हमने एक एबिट लेवल निकाल दिया, उस फॉर्मूला को सॉल्व करके उस एबिट लेवल से दोनों ही केसेस में जो है वो अर्निंग पर शेयर जो है वो सेम आ रही है। तो वही हमने जो है वो स्टार्टिंग में डेफिनेशन में आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ एबिट विच एट विच ईपीएस रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ डेट इक्विटी मिक्स। की डेट इक्विटी का हमने कोई भी मिक्स यूज़ किया है, बट उस एबिट लेवल पर दोनों ही डेट इक्विटी मिक्स में हमारा अर्निंग पर शेयर जो है वो सेम रहा है। आई थिंक कि समझ में आ गया होगा आपको, और इन केस की कोई डाउट रहता है तो फिर आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।